जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका इस तरी विथ रितेश साय में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से है, जिसमें हम लोग कुल 3 टॉपिक ठीक है उसको कवर करेंगे। कौन सा? शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि यह जो फैक्ट है सारा हम जो करने वाले हैं सब हम फैक्ट पे ही बात करेंगे, और ये सारे फैक्ट केवल एक नहीं बल्कि 3 किताबों से लिए गए हैं। ठीक है, 3 किताबों का फैक्ट जो है इन टॉपिक्स के ऊपर उसको लाके हम लोग बस ये जगह पे आपके सामने रख दे रहे हैं, तो आप लोग इसको सुनते जाइए। कहते हैं ना, एक गुड लिसनर बनिए। स्टूडेंट हैं तो आप एक गुड लिसनर बनिए, बस सुनते जाइए। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 बार आप लोग सुन लेंगे, आपका अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुंग वंश की बात करते हैं। तो आपको बताएं, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। ठीक है, यानी जब मौर्य वंश की समाप्ति हुई तो शुंग वंश का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धत था, कौन था अंतिम मौर्य शासक? वृद्धत था। वृद्धत का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धत था उसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र। यदि आपसे पूछे पुष्यमित्र कौन था, ठीक है, तो कौन था? वृद्धत का सेनापति था। शुंग वंश का संस्थापक भी पुष्यमित्र था। याद रखिएगा, जो वृद्धत का सेनापति था पुष्यमित्र, वह क्या था? शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, जिसने वृद्धत की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। कब? 184 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 184 बीसी में। बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं, जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यह ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। तो आज से पूछे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्राह्मण धर्म का एक उपासक था या फिर संरक्षक था? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग था वह ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। पुष्यमित्र के ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ की। ठीक है, पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ की, जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, पतंजलि क्या थे? इनके पुरोहित थे। ठीक है, पुष्यमित्र के, और उन्होंने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य में हमें इसके बारे में पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे देखते हैं, इंडो यूनानी शासक मिनांदर ने पुष्यमित्र को हराया था। याद रखिएगा, जो इंडो यूनानी शासक है, ठीक है, उसने क्या किया था? मिनांदर, वो शासक का क्या नाम था? मिनांदर था। उसने पुष्यमित्र को हराया था। याद रखिएगा, शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? याद रखिएगा, शुंग वंश का जो चौथा प्रतापी राजा था उसका नाम वसुमित्र था। अब यह क्यों फेमस है? क्यों मैं आपको चौथा सीधे उसके चौथे के बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि जो शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा वसुमित्र था उसने यवनों को हराया था। ठीक है, देखिए किसको हराया था? यवनों को हराने वाले कौन सा शुंग शासक था? आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, यवनों को हराने वाला शुंग शासक जो था, चौथा शुंग शासक वसुमित्र था। क्या नाम था? वसुमित्र था। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं यदि आप लिख पाए तो। वैसे मैं तो कहता हूँ गुड लिसनर बनिए, सुनिए 2 से 3 बार, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, शुंगों की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो शुंगों की राजधानी विदिशा। इनके काल में संस्कृत भाषा एवं जो है ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। याद रखिएगा, इनके काल में संस्कृत भाषा का और ब्राह्मण व्यवस्था जो है इसका क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ, यानी फिर से उसका क्या हुआ? उत्थान किया गया। ठीक है, फिर से उसको ऊपर लाया गया। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ कौन सा? आप लोग बताइए। मनुस्मृति। ठीक है, तो पहला स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति, इन्हीं के काल में रचना उसकी की गई। कालिदास के मालविकाग्निमित्र में। ठीक है, यानी कालिदास का जो रचना है, कालिदास भी देखिए इन्हीं के साथ थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास निम्नलिखित में से किस वंश के समकालीन थे, तो शुंग वंश के समकालीन। समकालीन मतलब उसी काल के, समान काल के। कौन थे? तो कालिदास भी इसी काल में थे। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पतंजलि किसके समकालीन थे, कालिदास किसके समकालीन थे, ये सब पूछ सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको बताएं आगे, कालिदास के मालविकाग्निमित्र में, यानी कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र है, यह एक नाटक है। ठीक है, इसमें जो नायक है वो कौन है? अग्निमित्र हैं। अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र भी शुंग वंश के एक शासक हैं। ठीक है, ये भी बहुत फेमस शासक है, इनके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कालिदास की रचना कौन सा है? मालविकाग्निमित्र, जो कि एक नाटक है। और याद रखिएगा ये क्या है? ये अग्निमित्र की प्रेम कथा का इसमें वर्णन हुआ है, और ये अग्निमित्र इसमें नायक है। ठीक है, आगे देखिए,
पुष्यमित्र शुंग को कलिंग राजा खारवेल ने पराजित किया था, याद रखिएगा। जो कलिंग राजा थे खारवेल, उसने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था, यह भी याद रखिएगा। तो कलिंग के राजा का नाम क्या था, खारवेल, ये सब याद रखिएगा। इसलिए मैं 2 से 3 बार बोल दे रहा हूँ, ताकि बस ऐसा ना रहे कि आप लोग सुन रहे हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, बस आप लोग सुनते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं इसको 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जहाँ आपका ध्यान ना जा रहा है वहाँ भी मैं आपको एक बार टोक कर आपका ध्यान वहाँ पर ले जाऊँ। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना कौन सी, अष्टाध्यायी। यानी ऐसे पूछिए अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। और पाणिनि भी देखिए इन्हीं के शासन में थे, इन्हीं के समकालीन है, याद रखिएगा। पाणिनि किसके समकालीन थे, शुंग काल के। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, ठीक है, पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा था, याद रखिएगा। पतंजलि ने अपना महाभाष्य किसके ऊपर लिखा था, कहाँ से लिया था, मतलब उसका आइडिया कहाँ से आया था, तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसी से उनको आइडिया मिला था, तो उसी पर आधारित उन्होंने पतंजलि ने जो है महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बरहुत एवं सांची के स्तूपों का निर्माण शुंग काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। बरहुत एवं सांची के जो स्तूप हैं उनका निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पुष्यमित्र सिंह था, ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, लेकिन फिर भी इस जो दोनों स्पूत हैं, जो बौद्ध धर्म के दोनों स्पूत हैं, बरहुत एवं सांची स्पूत, उसका निर्माण इसी काल में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे, याद रखिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, जिनका उनके अमात्य वासुदेव ने क्या किया था, हत्या कर दिया था। कब, 73 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यानी 73 BC में उसका क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, उसका हत्या किसने किया था, वासुदेव ने किया था। कब किया था, 73 ईस्वी पूर्व में किया था। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि पुष्यमित्र का ये जो शुंग काल है वो 184 BC से शुरू होता है और 73 BC पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। और वासुदेव ने ही कर्ण वंश की स्थापना की, यानी कि उसने शुंग वंश के अंतिम राजा को मारकर फिर कर्ण वंश की स्थापना की। कब की, 73 ईस्वी पूर्व में की। ठीक है। बारभट्ट के हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, याद रखिए। बारभट्ट के हर्षचरित में, यानी हर्षचरित किसकी रचना है, बारभट्ट की रचना है। बारभट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित है। उसमें पुष्यमित्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो अनार्य। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, अनार्य। ठीक है, याद रखिएगा, अनार्य। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, ये मैं आपको पहले बता दिया था। उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण का चर्चा मिलता है, यानी यवन आक्रमण जो हुआ था उस समय उसका चर्चा मिलता है। ठीक है, मैं आपको जाहिर सी बात बताया था कि पुष्यमित्र को जो है मिनांदर ने हराया था, तो यवन आक्रमण का जो चर्चा है वो जाहिर सी बात इनके बुक में मिलेगा ही। और आगे देखते हैं। क्षेमेंद्र का पुत्र जो था सुमेंद्र, क्या थे, सुमेंद्र। किसके पुत्र थे, क्षेमेंद्र के। तो क्षेमेंद्र के पुत्र जो सुमेंद्र थे उनका जो रचना है उनका नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है, दिव्यावदान। यह एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें पुष्यमित्र को बताया गया है कि पुष्यमित्र ने अशोक के कुल 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि दिव्यावदान में बताया गया है कि पुष्यमित्र ने अशोक के कुल 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया। ठीक है, यह किसने, दिव्यावदान की रचना किसने की थी, सुमेंद्र ने की थी, जो कि क्षेमेंद्र का पुत्र था। आगे देखते हैं। अयोध्या अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी जो धनदेव थे, धनदेव ने लिखवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या अभिलेख की रचना किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी धनदेव, नाम याद रखिएगा, धनदेव ने करवाया था अयोध्या अभिलेख, धनदेव। ठीक है, जिसमें पुष्यमित्र के 2 अश्वमेघों का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए, इसका वर्णन किसमें मिल जाता है, हमें अयोध्या अभिलेख में मिल जाता है। किसने लिखवाया था, धनदेव ने लिखवाया था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दिव्यावदान से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र पुष्य धर्म का पुत्र है, यानी पुष्यमित्र किसका पुत्र है, पुष्य धर्म का पुत्र है, याद रखिएगा। दिव्यावदान से हमें पता चल जाता है। दिव्यावदान किसने लिखा था, आप लोग कमेंट में बताइए, मैं पीछे बताया हूँ। आगे देखते हैं। विदर्भ, जिसे बरार के नाम से भी जानते हैं। विदर्भ को किस नाम से जानते हैं, बरार। यह एक राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विदर्भ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बरार भी कहते हैं। उसका शासक कौन था, तो उसका शासक यज्ञसेन था। कौन था उसका शासक, यज्ञसेन उसका शासक था।
यह शुंगों का एक स्वाभाविक शत्रु था। याद रखिएगा, शुंगों का कौन सा शत्रु था? यज्ञसेन जो है शुंगों का क्या था? शत्रु था। और कहाँ का शासक था? विदर्भ का शासक था। कहाँ का? विदर्भ का, जिसे बराड़ के नाम से भी जानते हैं, जिसे अग्निमित्र ने क्या किया था? परास्त किया था। यानी कि यज्ञसेन को परास्त करने वाला कौन था? अग्निमित्र था। पुष्यमित्र के राजत्व काल में अग्निमित्र जो है विदिशा का गोप्ता था। गोप्ता का अर्थ होता है उपराजा, ठीक है। यानी जब पुष्यमित्र का शासन चल रहा था उस समय जो अग्निमित्र था वो क्या था? विदिशा का गोप्ता था। गोप्ता का मतलब क्या है? उपराजा था, ठीक है। कहाँ का? विदिशा का। नाम याद रखिएगा, विदिशा का क्या था? उपराजा था। नाम याद रखिएगा, विदिशा। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, ऐसे करते करते लास्ट में जो होते हैं देवभूति आते हैं। याद रखिएगा, पहला राजा कौन था शुंग वंश का? पुष्यमित्र। दूसरा कौन हुआ? अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद कौन आया? अग्निमित्र आया। फिर उसके बाद कौन आया? वसुज्येष्ठ आया। फिर कौन आया? वसुमित्र आया। फिर ऐसे लास्ट में जो होते हैं देवभूति आया। कि कुछ शासक देखिए कई लोग आए, ठीक है। लगभग 10 शासक आए थे। मैं आपको बता दूं लगभग 10 शासक आए थे, जिसमें से देखिए मैं आपको 5 लोगों का नाम बता दिया कि पहला पुष्यमित्र आया, दूसरा अग्निमित्र आया, चौथा फिर तीसरा कौन आया? वसुज्येष्ठ आया, चौथा वसुमित्र आया, और सबसे लास्ट में कौन आता है? देवभूति आता है, ठीक है। बीच में 5 लोग और आए, उनका नाम जानना जरूरी नहीं है क्योंकि मेन तो देखिए यही है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ। यानी यहाँ से पूछिए कि निम्नलिखित में से किस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ? तो याद रखिएगा, जो भागवत धर्म है उसका उदय कहाँ पे हुआ? तो उसका उदय जो है शुंग काल में हुआ। याद रखिएगा, पुष्यमित्र के समय भारत पर 2 यवन आक्रमण हुए थे, जिसका यह किसका कथन है? ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि एक विद्वान है, ठीक है, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है रेपसन। क्या नाम है? रेपसन। तो रेपसन बताते हैं कि जब पुष्यमित्र का समय था तो भारत के ऊपर 2 यवन आक्रमण हुए, ठीक है। तो आपसे पूछे निम्नलिखित में से ये किसने बताया कि पुष्यमित्र के समय भारत पर 2 यवन आक्रमण हुआ है? तो रेपसन ने बताया है, ठीक है। किसने? रेपसन ने बताया, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, थेरावली की रचना किसने की थी? तो थेरावली जो नामक रचना है, थेरावली, ठीक है, इसकी रचना जो है मेरुतुंग ने की थी। किसने की थी? मेरुतुंग ने की थी। याद रखिएगा, किसकी रचना मेरुतुंग ने की थी? तो थेरावली की। किसकी? थेरावली की रचना की थी। आगे देखते हैं, शुंग काल में 8 प्रकार का विवाह था। याद रखिएगा, शुंग काल में कितने प्रकार का विवाह था? 8 प्रकार का कुल विवाह था। पुराणों के अनुसार, देखिए जो पुराण है, पुराणों के अनुसार शुंगों ने 112 वर्षों तक शासन किया। याद रखिएगा, पुराणों के अनुसार बताता है कि शुंग वंश जो है कुल 112 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। शुंग काल का प्रमुख बंदरगाह जो है भृगु कच्छ था। यानी याद रखिएगा, शुंग काल में जो है एक बंदरगाह भी था, ठीक है। एक नहीं, कई बंदरगाह थे, जिसमें से सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था उसका नाम था भृगु कच्छ। क्या नाम था? भृगु कच्छ। याद रखिएगा, फिर से नाम रिपीट करता हूँ, भृगु कच्छ। आगे देख लेते हैं, दिव्यावनान में शुंगों को मौर्य भारद्वाज गोत्रीय कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए विद्यावनान में जो है शुंगों को मौर्य भारद्वाज गोत्री कहा गया। क्या कहा गया है? मौर्य भारद्वाज गोत्रीय कहा गया है। किसमें कहा गया है? दिव्यावनान में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, विभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, ठीक है। वसुमित्र के बारे में आपको बताया था, ठीक है, वसुमित्र के बारे में, ठीक है, कि चौथे ये शासक थे। याद रखिएगा, शुंग वंश के चौथे शासक थे जिसने विभाषा शास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? विभाषा शास्त्र की रचना की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। आगे देखते हैं, गार्गी संहिता तथा युग पुराण के अनुसार कुसुम ध्वज से क्या तात्पर्य है? यानी कुसुम ध्वज जो शब्द है इसका मतलब क्या से पूछ सकता है। कुसुम ध्वज शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, कुसुम ध्वज शब्द जो है पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया। पाटलिपुत्र का स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्या है? राज्य है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। देखिए राज्य, अभी तो राज्य का मतलब कुछ और ही है, ठीक है। पहले के समय में जिसे राज्य कहते थे उसका मैं बताया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है किसके लिए प्रयोग हुआ? इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था? तो कुसुम ध्वज हुआ था। यानी गार्गी संहिता में ये जो देखिए कुसुम ध्वज शब्द मिलेगा। गार्गी संहिता ये जो है पुराणों में, इसमें क्या मिलेगा? एक कुसुम ध्वज नाम का शब्द मिलेगा जो पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग होता था। आगे देखते हैं, तारानाथ ने पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा। तो पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने
पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा। तो किसने कहा? तारानाथ ने कहा, याद रखिएगा। तारानाथ ने क्या कहा? पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा। शुंगों के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा है, ठीक है। उसके कारण, ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं। देखिए, शुंगों के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़े होने के कारण हरप्रसाद शास्त्री ने उन्हें ईरानी बताया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि शुंगों के नाम में मित्र शब्द जुड़े होने के कारण किसने इन्हें ईरानी बताया, ईरानी कि ये यहाँ के नहीं, ये ईरानी शासक है, किसने बताया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने बताया। क्या नाम था उनका? हरप्रसाद शास्त्री, याद रखिएगा। हरप्रसाद शास्त्री जो है उन्होंने बताया कि शुंगों के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़े होने के कारण यह ईरानी प्रतीत होते हैं, यानी ईरानी हैं। और आगे बताऊं, शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे, याद रखिएगा, जबकि मैं पीछे भी आपको यह बताया था। आगे देखते हैं, तक्षशिला में यवन हेलियोडोरस, कहाँ पे? तक्षशिला में यवन हेलियोडोरस जो था, यवन शासक जो था, यवन का जो था हेलियोडोरस है। तो हेलियोडोरस ने विदिशा के पास, ठीक है, विदिशा एक स्थान है, तो विदिशा के पास बेसनगर जो है, बेसनगर भी एक स्थान है, तो विदिशा के पास बेसनगर एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसका? गरुड़ स्तंभ। तो आपसे अगर पूछे कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो हेलियोडोरस ने करवाया था। और किसके सम्मान में करवाया था? तो वासुदेव के सम्मान में करवाया था। और वासुदेव कौन था? यह मैं आपको बताया था पीछे, तो याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए वासुदेव कौन था, ठीक है। तो देखिए, तो मैं आपको फिर से बताया कि तक्षशिला में, कहाँ पे? तक्षशिला में यवन हेलियोडोरस ने विदिशा के पास, कहाँ पे? तक्षशिला में, विदिशा के पास बेसनगर में, कहाँ पे? बेसनगर में, ठीक है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? हेलियोडोरस ने करवाया। और किसके सम्मान में करवाया? तो वासुदेव के सम्मान में करवाया। वासुदेव, भगवान कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ। वासुदेव कौन थे ये बताइएगा, शासक था, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में याद रखिएगा, जो सित जाति होता है, क्या नाम है? सित जाति, ठीक है, इसका अर्थ होता है शिलाद जाति। क्या इसका अर्थ होता है? शिलाद जाति। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में सित जाति का अर्थ क्या है, तो सित जाति का अर्थ होता है शिलाद जाति, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा शुंग वंश यहाँ पे खत्म होता है। हम आगे बात कर लेते हैं कण्व वंश के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, कण्व वंश बहुत ही छोटा एक वंश है, जिसका बहुत ही कम समय के लिए इसका पीरियड है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो कण्व वंश देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। मैं आपको बताया था कि देवभूति की हत्या किया था। देवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में उसका हत्या किया था। तो 73 ईस्वी पूर्व में उसने क्या किया? अपना शासन स्थापित किया। वैसा है नहीं कि 73 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दिया, कहा चले वो 1-2 साल आराम करते हैं, आराम से फिर उसके बाद बनाएंगे अपना शासन, अपना लगाएंगे शासन। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हत्या किया वैसे अपना शासन स्थापित कर लिया। आगे देख लेते हैं सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। आप कहेंगे वाह सर, पहले संस्थापक बताए, फिर दायित्व अंतिम शासक बता दिए, इतना छोटा। चलिए देखते हैं आगे। तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने की था? किसने किया? सिमुक ने किया। याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था कण्व वंश का? सुशर्मा था। उसका हत्या किसने किया? सिमुक ने किया। और सिमुक कौन था? ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, तो पहले शुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, फिर सातवाहन वंश आता है। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसका अंतिम राजा जो था देवभूति, और उसके बाद कण्व वंश आता जिसका संस्थापक था कौन? वासुदेव। और वासुदेव जो है, वासुदेव किसका संस्थापक था? कण्व वंश। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या किया सिमुक ने, और सिमुक ने स्थापना किया सातवाहन वंश की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बताएं, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कण्व वंश में कुल 4 शासक थे, 4 राजा हुए। कण्व वंश से माना जाता है कि बस कुल 4 ही राजा हुए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला वासुदेव जो संस्थापक था, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण, और चौथा अंतिम जो बताया हूँ मैं कि सुशर्मा। ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ कि पहला मैं वासुदेव बताया, दूसरा भूमिमित्र बताया, तीसरा नारायण बताया, और चौथा सुशर्मा बताया। यहाँ पे जो दूसरे नंबर का बताया भूमिमित्र, याद रखिएगा, इसके अंत, नाम के अंत में भी मित्र है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये पुष्यमित्र के परिवार से हो गया तो ये शुंग वंश में चला गया। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भूमिमित्र कण्व वंश का है, याद रखिएगा।
इस वंश ने कुल 45 वर्षों तक शासन किया। मैं आपको पीछे बताया था कि शुंग वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, 112 वर्ष तक। कर्ण वंश ने कितना किया, 45 वर्ष तक। ठीक है, 4 लोग मिलकर 45 वर्ष अपना चला पाए। ठीक है, देखिए इन्हें शुंग भृत्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेगा, शुंग भृत्य। कौन सा? शुंग भृत्य। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कर्ण वंश के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। जो कर्ण शासक थे उनके लिए शुंग भृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। शुंग भृत्य शब्द से यह मत सोचिएगा कि शुंग के लिए प्रयोग किया गया है। शुंग भृत्य कर्ण लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस वंश का अंतिम राजा, जैसे मैं बताया, सुशर्मा था, जिसका हत्या शुंग ने किया। फिर सातवाहन वंश का स्थापना किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। कर्ण वंश खत्म, इससे ज़्यादा कर्ण वंश में कुछ जानना ही नहीं है। तो आगे देखिए, हम लोग सातवाहन वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सातवाहन वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है। ठीक है, आप देखिए, बीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे इसका एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। तो सातवाहन वंश के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बताया कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। कब की थी भाई? 30 ईस्वी पूर्व में की थी। कब की थी? 30 ईस्वी पूर्व। ठीक है, में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक है, सातकर्णी प्रथम क्या था? सातवाहन वंश का शासक था। क्या नाम था? सातकर्णी प्रथम। नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है ये। सातकर्णी प्रथम के बारे में नागनिका, किसके? नागनिका, ठीक है, इनके नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। यानी आपसे पूछे नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से इसकी रचना किसने की थी? तो नागनिका ने की थी। याद रखेगा, नानाघाट अभिलेख जरूर पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से नानाघाट की रचना किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? किसकी? नानाघाट की, नानाघाट की, नानाघाट की। तो किसने की थी? नागनिका ने, नागनिका ने, नागनिका ने। ठीक है, ये देखिए नागनिका नाम है, तो समझ ये मत समझिएगा कि ये नागिन है। ठीक है, तो देखिए नागनिका ने नानाघाट का अभिलेख का निर्माण किया, जिसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में पता चलता है। ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे नानाघाट अभिलेख से किसके बारे में ज्ञात होता है, तो सातकर्णी प्रथम के बारे में ही ज्ञात होता है। याद रखिएगा, सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान बनाई। प्रतिष्ठान को उसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो प्रतिष्ठान को बनाया। गाथा सप्तशती, यह एक रचना है। तो गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन के जो नरेश हैं, शासक हैं, हाल ने की थी। हाल देख लीजिए, सातवाहन वंश का अभी क्या है? एक शासक है। ठीक है, वो हाल जो है, देखिए हाल एक कवि भी थे। याद रखिएगा, कवि एवं साहित्यकार भी थे। ठीक है, जिसने प्राकृतिक भाषा में एक रचना की जिसका नाम क्या है? गाथा सप्तशती। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो गाथा सप्तशती है किसकी रचना है? तो हाल की रचना है। हाल किसके, कहाँ, किस वंश के शासक थे? तो हाल जो है सातवाहन वंश के शासक थे। इस वंश का जो महानतम शासक है, ठीक है, यानी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक जिसे माना जाता है, वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या था ये सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र के ने वेनकटक की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, अगर पूछे वेनकटक की उपाधि निम्नलिखित में से किस सातवाहन के शासक ने धारण की थी, तो याद रखिएगा वेनकटक की उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेनकटक। और वेनकटक नामक शहर का इसने स्थापना भी करवाया था। वेनकटक की उपाधि धारण की थी और वेनकटक नामक शहर की भी इसने स्थापना करवाया था। इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पहले शून्यवाद के संस्थापक कौन थे बताइए आप लोग? नागार्जुन थे। ठीक है, याद रखिएगा, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। और नागार्जुन जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। यानी जब गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन चल रहा था तो उसी के शासन के समय में जो है नागार्जुन थे। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है नागार्जुन निम्नलिखित में से किसके समकालीन हैं, ये आप तो पूछेगा। नागार्जुन जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन है। आगे देख लेते हैं। जो शक महाक्षत्रप, ठीक है, क्या शक महाक्षत्रप कौन था? रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन जो है वो शक के शासक था, शक महाक्षत्रप था। ठीक है, इसकी पुत्री का विवाह, ठीक है, किसके साथ हुआ था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के साथ हुआ था। ठीक है, इसके साथ देखिए वशिष्ठी पुत्र
पुलमावी, नाम याद रखिएगा, फिर से सुनिए नाम, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ जो है एक शक महाक्षत्रप जो था रुद्ररामन की पुत्री का विवाह हुआ था। याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि रुद्ररामन का विवाह निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक से हुआ था। तो नाम आपको ऑप्शन दे देगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो किसके साथ हुआ था, तो याद रखिएगा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ हुआ था। आगे देख लेते हैं। पुलमावी ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक की उपाधि धारण की थी, तो पुलमावी ने दक्षिणा पथेश्वर, ठीक है, यानी दक्षिण भारत दक्षिण के साइड का जो है स्वामी था ये। ठीक है, कौन, पुलमावी। तो पुलमावी ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। देखते हैं आगे। सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो शीशे के सिक्के चलवाने के लिए प्रसिद्ध कौन है भाई साहब, सातवाहन है। इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के को देखिए कासारपण कहा जाता था। क्या कहते थे, कासारपण कहते थे चांदी एवं तांबे के सिक्के को, क्या याद रखिएगा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई थी। जान है ना कि ब्राह्मणों को जो है भूमिदान दिया जाता था और कई प्रकार के जागीर यानी कई प्रकार की चीज़ें अन्य तोहफे दिए जाते थे। क्यों, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो इसका शुरुआत जो है सातवाहनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, यानी सातवाहनों ने ये जो प्रथा का है इसका शुरुआत किया था। ठीक है, सातवाहन शीशे का आयात, यानी शीशे आयात मतलब मंगवाते थे, कहाँ से, तो सातवाहन शीशे का आयात रोम नामक देश से करते थे। रोम देश आप सुने होंगे नाम उसका, तो रोम से जो है शीशे का क्या होता था, आयात होता था। सातवाहन लोग शीशे का आयात कहाँ से करवाते थे, रोम से। शीशे का सिक्का क्योंकि बहुत प्रसिद्ध था इसलिए उनको आवश्यकता पड़ती थी तो रोम से मंगवाते थे, याद रखिएगा। इनकी भाषा प्राकृतिक थी। सातवाहन वंशों की भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। और शुंग काल में मैंने आपको बताया था, शुंग काल ने किस पे फोकस किया, उन लोगों ने, शुंग वंश के शासकों ने संस्कृत पे अधिक फोकस किया था, याद रखिएगा। इसने किस पे फोकस किया, तो प्राकृतिक भाषा पे इन लोगों ने फोकस किया। किसने, सातवाहन वंश के शासकों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफा, क्या, अजंता एवं एलोरा की गुफा, इसके बाद अमरावती। ठीक है, इसके बाद नागार्जुन कोंडा, क्या, नागार्जुन कोंडा, नाम याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफा, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण सातवाहनों ने ही करवाया था। यज्ञश्री सातकर्णी, यह भी एक शासक है सातवाहन वंश का, इसके बारे में जानते हैं। तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं। जलपोत, ठीक है, पानी वाले जहाज जो कहते हैं जिसे सामान लाया जाता है। ठीक है, तो जलपोत का जो चिन्ह है वह निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के शासक के सिक्कों पे मिलता है, तो यज्ञश्री सातकर्णी नामक शासक के सिक्कों पर जलपोत चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक नगर की स्थापना करवाई थी और वेंकटक की उपाधि भी धारण की थी। मैं आपको बताया था पीछे, फिर से ध्यान लीजिए। सातकर्णी प्रथम, यह भी एक शासक है। कितने शासक है इसमें, सोचिए, सुनिए, भी याद रखिएगा, नाम सब याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। रात में सो जाइएगा, ईयरफोन लगा के सुनते रहिएगा। तो मैं आपको कहा बताया था, हाँ, कि सातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है, याद रखिएगा। सातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र माना गया है। तो आपसे अगर पूछे निम्नलिखित में से कृष्ण का पुत्र किस सातवाहन वंश के शासक को माना गया है, तो सातकर्णी प्रथम को माना गया है। सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को मानते हैं। ठीक है, जो कि मैं पीछे आपको बता दिया था। महाराष्ट्र यानी याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और वो किससे संबंधित थे भाई, जो आपको पीछे बताया था शुंग, तो मध्य प्रदेश से वो संबंधित हैं। ठीक है, और ये किससे हैं, तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहन शासकों को दक्षिणाधिपति तथा उनके शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता है। ठीक है, क्या, दक्षिणाधिपति कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणाधिपति कहते हैं सातवाहन शासकों को। ठीक है, ये मातृसत्तात्मक तो नहीं थे।
ठीक है। सातवाहन के शासक जो थे ये मातृ सत्तात्मक तो इनको नहीं कह सकते हैं कि मतलब माता का जो होता है जैसे मातृ सत्तात्मक पितृ, अभी देखिए हमारा समान क्या है पितृ सत्तात्मक, यानी पिता को प्रधान माना जाता है। ऐसे ये मातृ सत्तात्मक तो नहीं माना जाता है क्योंकि ये मातृ सत्तात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माता को प्रधान है उनके शासन में नहीं माना जाता था। लेकिन इनके नाम का जो था, ठीक है, शुरुआत जो होता था इनकी माताओं के नाम से अधिकतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो यहाँ पे देखिए इनकी माता का नाम गौतमी था तो इन्होंने अपना नाम रख लिया गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी का पुत्र जो है सातकर्णी, ठीक है। तो यह चीज़ याद रखिएगा, परंतु ये मातृ सत्तात्मक नहीं थे। आगे देखते हैं, वृहत कथा की रचना जो है गुराध्याय ने की थी। वृहत कथा एक रचना है, क्या? वृहत कथा। वृहत कथा इसकी रचना किसने की थी? गुराध्याय ने। किसने? गुराध्याय ने की थी। जो शब्द आपको समझ में ना आए एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे तो आपके लिए टेक्स्ट वाला तो लाया नहीं हूँ, मैं बस वॉइस से मैं आपको बोलते चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आपको एक गुड लिसनर बनना है और इतना सारा टेक्स्ट लिख के ले आना भी मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को खोज कर लाना, फिर एक जगह लिखना, फिर इसको टाइप करना, फिर आपके सामने ले आना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, छोड़िए इन बातों को। आगे हम लोग देखते हैं कि सातवाहनों ने कुल 300 वर्षों तक शासन किया है। माना जाता है कि सातवाहनों ने 300 वर्ष या फिर उससे भी अधिक समय तक शासन किया था। याद रखिएगा कितने वर्ष? 300 या फिर 300 से भी अधिक, ठीक है, शासन किया था, लेकिन 300 से कम नहीं किया था। याद रखिएगा ये वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सातवाहन वंश वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी पहला मूल भारतीय राजा था जिसने अपने स्वयं के सिक्के जारी किए थे जिन पर शासकों के चित्र हुआ करते थे। आगे देखें, उन्होंने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था यह बात कि ये जो सातवाहन वंश थे इन्होंने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्मों का भी समर्थन किया था। देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म का भी समर्थन, देखिए हालांकि ये क्या करते थे? भगवान कृष्ण का पूजा करते थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म का भी उन्होंने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का विनाश किया, ठीक है, लेकिन शुंग वंश में क्या होता है? बौद्ध धर्म का बस पतन किया जाता है, उसका विनाश किया जा रहा था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। देखिए सिमुक ने बौद्ध एवं जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। सिमुक जानते कौन है ना? आपको पता होगा सिमुक कौन है, बताया हूँ पहले। तो सिमुक ने बौद्ध एवं जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। सातकर्णी प्रथम तीसरा शासक था, याद रखिएगा। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पूछ सकता है निम्न में से सातकर्णी जो है कौन सा शासक था, किस नंबर का? तो सातकर्णी प्रथम जो है वह तीसरा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कलिंग पर इसने विजय भी प्राप्त किया था। किसने कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था, याद रखिएगा। सातकर्णी प्रथम ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त किया था। हाल के मंत्री, हाल एक शासक था, मैं आपको बताया था हाल, ठीक है। तो हाल का जो मंत्री था वो क्या नाम था? गुराध्याय। अब मैंने बताया था गुराध्याय ने वृहत कथा की रचना की थी, तो याद रखिएगा हाल इस शासक था सातवाहन वंश का, इसकी मंत्री का नाम गुराध्याय था और इसने वृहत कथा की रचना की थी। दोनों कवि, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए हाल ने जिस चीज़ की रचना की थी, जिस पुस्तक की, उसका नाम क्या है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताइए, मैं बताया हूँ पीछे आपको। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को नष्ट कर दिया। याद रखेगा, शकों का विनाश करने वाला, शकों का नष्ट करने वाला किस सातवाहन वंश के किस शासक को कहते हैं? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहते हैं। इसने छहरता, कौन सा नाम है, क्या नाम है? छहरता, क्या नाम है? याद रखिएगा, छहरता वंश का विनाश किसने किया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही किया। इनकी माँ गौतमी बलाश्री, क्या नाम था? गौतमी बलाश्री या गौतमी बालश्री जो भी कहें आप, ठीक है। तो इनकी माँ गौतमी बालश्री जो थी, इन्होंने नासिक शिलालेख में, ठीक है, याद रखिएगा, नासिक शिलालेख की रचना किसने करवाया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता श्री गौतमी बालाश्री ने करवाया, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसमें क्या है? शक पहला एवं यवनों का विनाशक है। क्या बताया इन्होंने? इसने नासिक शिलालेख जो कि गौतमी बालाश्री के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो शक पहला एवं यवनों का विनाशक है और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। वशिष्ठ पुत्र
पुलमई की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पुलमई भी कहीं लिखता है, कहीं कहीं पुलमावी लिखता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो पुलमई रहे या पुलमावी रहे, ठीक है, पुलमावी रहे पुलमई रहे, कुछ भी रहे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वसु से पुत्र पुलमावी गौतमी पुत्र का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, यानी इसके 12 था, इसका उत्तराधिकारी था, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार उसका विवाह किसका, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह, मैं आपको पीछे बताया था कि रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से हुआ था। अब आप लोग का काम यह है कि आप लोग बताइए जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख किसने लिखवाया था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सातवाहन वंश इतिहास के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है, मत्स्य पुराण से पता चलता है, ठीक है। सातवाहन वंश के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक साधन कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। कौन सा, मत्स्य पुराण, ठीक है, याद रखिएगा। इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो था भरौच था। दिगुकच्छ में बताया था शुंग काल का सबसे प्रसिद्ध था। अब भरौच में बताया कि जो है किस शासक किस काल का था, सातवाहन काल का, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा मत, भृगुकच्छ शुंग काल से है, भरौच कहाँ से, सातवाहन वंश से, ये भूलिएगा मत, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस यहाँ पे टोक दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। आगे देखते हैं, चेतावनी दे रही है तो भूलेंगे तो नहीं आप, मैं जान गया हूँ। महाभारत में आंध्रों को मलेच्छ शब्द कहा गया, क्या, ठीक है, मलेच्छ शब्द, यानी कि महाभारत में सातवाहनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो मलेच्छ शब्द प्रयोग किया गया है। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ एक विद्वान थे, स्मिथ के अनुसार इनका मूल स्थान किसका, सातवाहनों का मूल स्थान श्रीकाकुलम है, क्या है, श्रीकाकुलम। तो स्मिथ जो कि विद्वान थे, इतिहासकार हैं, इनके अनुसार जो है सातवाहनों का मूल स्थान श्रीकाकुलम है। ये पूछ सकता है आप लोग से, याद रखिएगा। इसलिए गौतमी पुत्र ने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण का, एकमात्र यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा। तो आपको से पूछ सकता है कि सातवाहन वंश के किस शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, एकमात्र ब्राह्मण कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहते हैं। शक राजाओं में सबसे महान जो था कौन था, चेतन था। आप कहेंगे शक में क्यों आ गए, अरे शक में आ गए तो सुनिए शक में क्यों आ गए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, शक राजाओं में सबसे महान कौन था, चेतन। क्या नाम था, चेतन। सातकर्णी प्रथम ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की, ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने, याद रखिएगा, अप्रतिहत चक्र किसके लिए उपाधि है, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम के लिए अप्रतिहत चक्र की उपाधि है, याद रखिएगा। सातकर्णी प्रथम के लिए कौन सी उपाधि है, तो अप्रतिहत चक्र की उपाधि है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका संबंध तमिलनाडु से था, ठीक है। सेतुबद्ध नामक कृति की रचयिता किसकी, सेतुबद्ध नामक जो रचना है, कृति है, इसकी रचयिता कौन है, तो प्रवरसेन द्वितीय है। कौन है, प्रवरसेन द्वितीय हैं, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबद्ध नामक रचना की थी। आगे देख लेते हैं, स्वप्नवास वरात्तम, क्या, स्वप्नवास वरात्तम, यह भी एक क्या है, नाटक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक भास हैं, ठीक है। तो भास यानी समझ लीजिए, भास याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। भास यानी समझ लीजिए आभास, आभास को क्या कहते हैं, इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिन किस में किया जाता है, सपने में किया जाता है। तो सपना को क्या कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न वास वरात्तम किससे संबंधित है, भास यानी आभास से संबंधित है, ठीक है। सातवाहनों का व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान को माना जाता है, जो कि गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित था। प्रतिष्ठान कहाँ है, गोदावरी नदी के, अगर आपसे पूछ रहे किस तट पे है, तो गोदावरी नदी के तट पे है, ठीक है। गोदावरी नदी के उत्तर में है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी के उत्तर दिशा में जो है प्रतिष्ठान नामक जो है स्थान था, जो कि क्या था, सातवाहनों का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। सॉरी, अब मैं आपको ये भी बताया था कि ये क्या था, प्रतिष्ठान जो था इनका राजधानी भी था, ठीक है। आभिर वंश के राजा ईश्वर सेन, कौन, आभिर वंश के राजा कौन थे, ईश्वर सेन थे, ने सातवाहनों के हाथ से उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र को छीन लिया था।
तो आपसे पूछे कि सातवाहनों के हाथ से किसने उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र छीन लिया था, तो आभीर वंश के राजा जो थे ईश्वरसेन ने ऐसा काम किया था, ऐसा साहसी काम किया था। तो इसके साथ आपका सातवाहन वंश भी खत्म होता है। ठीक है, तो इतने में हम लोगों ने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जाके आप कोई भी एक बुक उठा के देख लीजिएगा, इसमें आपको इतना फैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताया कि मैं 3 बुकों से उठाया हूँ, 3 बुकों से उठा के मैं आपके पास फैक्ट लेके आया हूँ। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जाएंगे इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आशा तो यही हम करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, तो इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि बस सबका मदद हो सके। ठीक है, यदि वीडियो आपको काम का लगा हो तो और लोगों को शेयर करिए, ताकि सब लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।